नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। हमारे राज्य में लघु और सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक है और ऐसे में अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी हो जाता है कि किसान खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों को अपनाएं, जिनमें खरगोश पालन काफी मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित हो रहा है। बस जरूरत है इनकी उन्नत नस्लों का पालन कर इनकी सही देखरेख करने की। तो इसके लिए देखते हैं कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। खरगोश पालन भारतवर्ष में मीट उत्पादन और घर में आनंद या मनोरंजन के लिए पाला जाता है। खास करके खरगोश पालन के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि ये छोटे का आकार होता है, कम लागत का होता है, कम जगह चाहिए और कम समय में इसका बढ़ोतरी होता है। वैसे किसान भाई जो छोटे सीमांत हैं, भूमिहीन हैं, चाहे मनोरंजन के लिए रखना चाहते हैं, चाहे वैसे किसान जो अभी प्रवासी मजदूर हैं, वो खरगोश पालन करके अपना आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, खरगोश पालन हेतु उन्नत नस्लों का चयन उपयोगिता और पालन के उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए। मांस हेतु खरगोश की उन्नत नस्लें हैं न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि। इसी प्रकार अंगोरा, सैटिन इत्यादि ऊन हेतु खरगोश की उन्नत नस्लें हैं। किसान इन नस्लों का पालन करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें मनोरंजन के लिए जो रखते हैं तो व्हाइट ब्रिटेन है, फ्लोरिडा है, हवाना है। इस तरह का नस्ल खरगोश पालन के लिए जो मनोरंजन के लिए रखना चाहते हैं, घर में आनंदित होना चाहते हैं या तो अपने कंपेनियन के लिए रखना चाहते हैं, इसके लिए अच्छे नस्ल है। 5-6 मादा पे एक नर खरगोश को रखना चाहिए और स्वस्थ और मजबूत और क्षमतावान नर का चुनाव करना चाहिए। उसी तरह से मादा का भी स्वस्थ, क्षमतावान, प्रजनन शक्ति वाला मादा खरगोश का चुनाव करना चाहिए। अगर छोटे आकार के खरगोश हैं तो 5 से 6 माह में पाल खाने योग्य हो जाती है। अगर मध्यम आकार के जो खरगोश हैं वो 7 से 8 के माह में पाल खाने के हो जाते हैं और जो बड़े आकार के खरगोश होते हैं 10 से 12 माह में पाल खाने योग्य हो जाते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को एक शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ देनी चाहिए। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 गुना 45 गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजड़ा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 गुना 45 गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंधन व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। खरगोश बहुत ही छोटा समय का गर्भधारण होता है, 30 से 32 दिनों का होता है। इसलिए आप देखेंगे कि साल भर में ही 5 से 6 बार तक बच्चा उत्पादन करती है और एक बार में 3 से 5 बच्चा उत्पादन करती है। चूँकि ये बहुत छोटे आकार का होता है तो इसका आहार प्रबंधन में बहुत खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें किसी भी तरह का घास, पत्ता, गोभी का पत्ता बाज़ार से जो बच जाता है वो पत्ते, वो सब भी हम लोग इसको खिला सकते हैं। और इसका अगर दाना मिश्रण दे तो 100 ग्राम हम लोग प्रतिदिन के हिसाब से दे सकते हैं, जो कि उसके संपूर्ण आहार में तब्दील हो जाएगा और लाभ अधिक मिलेगा। इसका दाना मिश्रण के लिए हम लोग 30% आप मकई दे सकते हैं और 53% चोकर दे सकते हैं और मछली चूर्ण 5% और 1% आप खनिज लवण और 0.5% जो है हम लोग नमक इसमें मिश्रण करेंगे।
इस तरह से हम लोग इसको दाना मिश्रण को बनाएंगे और इसको प्रतिदिन 100 ग्राम के हिसाब से खिला सकते हैं। और इस तरह से अगर छोटे किसान चाहे प्रवासी मजदूर हैं तो इसमें बहुत ही कम समय का प्रशिक्षण होता है और सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके अलावे विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय हैं सभी राज्यों में, वहाँ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सा महाविद्यालय सभी राज्यों में, वहाँ भी जाकर हम आसानी से खरगोश पालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं और इसका हम लोग व्यावसायिक रूप से हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। गाजर घास किसानों के लिए सिरदर्द बन गई है। इससे फसलों के साथ साथ पशुओं और खुद किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जी हाँ, खेतों के आसपास उगी गाजर घास न केवल इंसानों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि दूसरी फसलों की पैदावार भी 30 से 40% कम कर देती है। और ऐसे में इसका समेकित नियंत्रण करना ही एकमात्र उपाय है, जिसके बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ भूप सिंह यादव। किसान भाइयों, जो गाजर घास है ये हमारे एक खरपतवार है और इसे कांग्रेस घास भी कहते हैं। ये फसलों के साथ साथ में जो मानव जाति है, पशु हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ये बरसात में काफ़ी पनपती है हमारे आसपास भी। इससे मानव जाति को उससे एलर्जी होती है, त्वचा रोग होते हैं, दमा की बीमारी भी होती है इसके संपर्क में आने से। गाजर घास का, किसान भाइयों, गाजर घास का फैलाव है जो इसके जो बीजों के द्वारा होता है। जैसे अब गाजर घास खड़ी है, वो परिपक्व होने पर हवा के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, मनुष्य द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर के बीजों का प्रकीर्णन होता रहता है। तो इनके प्रकीर्णन में ये जो पशु पक्षी हैं, हवा है, इनके द्वारा इनका फैलाव होता है। गाजर घास की इस गंभीर समस्या को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप इसके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। इसके नियंत्रण हेतु हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। गांवों, शहरी कॉलोनियों, किसानों, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने आसपास की भूमि को गाजर घास मुक्त रखें। तो जिन भी किसान भाइयों के खेतों में ये गाजर घास है, अवांछित पौधा है जी, तो उसको उखाड़ करके उसको दबा दें, क्योंकि आई साल जो बार अपने खेतों के मेड़ पे या शहर के आसपास कहीं भी खड़ी रहती है, तो उसके संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर बहुत काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको उखाड़ करके, ये नहीं कि भाई इनको वहीं डाल दें, इनको दबाएं, जिससे इनके जो बीज हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और उससे पशु भी अपने जैसे चारा गाय हैं उनमें चरने के लिए जाते हैं, तो वो भी इसके साथ साथ में संपर्क में उनको खा भी लेते हैं, तो उनमें भी गर्भपात जैसी समस्याएं बहुत हो जाती हैं। तो किसानों से यह है कि इस घास को अपन को, या जो पशुओं को जो नुकसान कर रही है या मनुष्य को नुकसान कर रही है, तो अपने इसको उखाड़ें, अपने मेड़ों से भी उखाड़ें और खेत से भी उखाड़ करके इसको दबा दें, जिससे क्या उनको एलर्जी नहीं हो, स्वास्थ्य भी सही रहे। जिन खेतों में ये जो चारागाह हैं या और हैं, उनके तो जो पैराक्वेट नाम की एक खरपतवार नाशी दवा है, उसका स्प्रे करने पर ये नष्ट हो जाती है, इसके बीज भी नष्ट हो जाते हैं। तो जो पैराक्वेट है वो उस दवा का स्प्रे करें इसके ऊपर। कि सभी किसान भाई जिनके भी यहाँ मेड़ पे या खेतों में जो ये गाजर घास है, तो इसको उखाड़ करके और सभी के साथ सामूहिक रूप से इसको गड्ढा खोद के दबाएं, जिससे इसके बीज भी नष्ट हो जाएंगे और इसके काफी संख्या भी काफी हो जाएगी। गाजर घास को जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए मैक्सिकन बीटल, जिसे जाइग्रोग्रामा बाइकोलाराटा नामक कीट छोड़ने से इस घास पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि अपने देश से यह गाजर घास खत्म हो जाएगी तो फसलों से अधिक उत्पादन ले ही पाएंगे, साथ ही मनुष्यों एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारा पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहेगा। शहरों में भी एक अभियान के रूप में इनको लेकर के हम देखते हैं, काफी शहरों के प्लाटों में भी काफी खड़ी हुई रहती है जी। तो वहाँ पर भी ये इनको सामूहिक रूप से यदि इसको नष्ट किया जाए तो वो हो सकता है इसका मैनेजमेंट। धान की खेती प्रदेश के बहुत से किसान करते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन वही किसान ले सकता है जो कि अपनी फसल में किए जाने वाले कार्यों को करते हुए सही समय पर कीट और रोगों का नियंत्रण करेगा। तो धान की फसल में इन्हीं सब कार्यों की जानकारी दे रहे हैं ग्राम मोहम्मदनगर, शक्तिखेड़ा, जिला भोपाल के प्रगतिशील किसान फारूक खान।
इस वक्त मेरी धान की फसल लगी हुई है, जो कि इस वक्त फूल के ऊपर है और दूध भर रहा है, उसमें से बाल निकल चुकी है उसके अंदर से। और इस समय जो भी मैंने उसके अंदर कार्य करे हैं या जो भी उसके अंदर बीमारियां आती हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, धान की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसल में सिंचाई और जल निकास कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इसकी जब बालियाँ भरना शुरू हो जाती हैं, इसमें दूब उतर जाता है तो उस टाइम हमें उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये मान के चलिए कि आप 15 किलो के करीब यूरिया ले लीजिए और 12 किलो के करीब पोटास ले लीजिए और इन दोनों का मिश्रण करवा के आप अपने खेत में इसके अंदर छिड़कवा सकते हैं। और एक आध कहीं का अगर आपको जाइम मिल जाए तो आप जाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसको मिलवा के छिड़काव करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे दाने जो होंगे वो सही तरीके से भर जाते हैं। वरना किसान भाइयों, ये देखा गया है कि आखिर के अंदर जो बालें निकलती हैं वो भर नहीं पाती हैं, वो खाली रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हैगी प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो पानी का जो महत्व है बहुत ज़्यादा दिया गया है धान के अंदर। लेकिन किसान भाई, हमारे जो किसान भाई हैं वो ये गलती करते हैं कि पानी बदलते नहीं हैं, जिसकी वजह से बीमारियां आ जाती हैं, फंगस वाली बीमारियां आ जाती हैं। तो किसान भाइयों, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो गड्ढे हैं जहाँ पानी भरा हुआ है धान के अंदर, वो 1.5 से 2 इंच ही रहे पानी। और अगर वो पानी पुराना हुआ है तो उसको हमें बदल देना चाहिए। और जैसे कि अगर पानी ज़्यादा गिर रहा है, बारिश की अवस्था ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि बारिश के अंदर तकरीबन उसको मेड़ों को जो है हल्का सा नाली जैसी बनाते हैं, जिसकी वजह से पूरा पानी निकल जाए, उसका पानी रुके नहीं, बारिश का जो पानी है। किसान भाइयों, धान की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या कुछ करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, इस टाइम जो हैगा धान के अंदर जो आती है, इसके अंदर कि वो आती है तना छेदक। जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में ये बहुत तेज़ इसका अटैक आता है इस कीड़े का। किसान भाइयों, जो इसका जो कीड़ा होता है, जो ये लार्वा को छोड़ता है, वो लार्वा जाके अपने धान के अंदर जो होता है नीचे की तरफ से तना छेद देता है, तना छेद के उसके अंदर घुस जाता है ये तने के अंदर, और उसी को वहीं के वहीं कुतरता रहता है, जिसकी वजह से धान की जो है पीली पड़ना शुरू हो जाती है और हमारी जो बाल निकलेगी वो सफ़ेद कलर की, वो पोची बाल निकलती है। इससे किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, इसकी हम रोकथाम के लिए कि इसके अंदर फेरोमोन टेप लगा दें अपन लोग, जिसकी वजह से उसकी जो खुशबू की वजह से उस ट्रैप में आके कीड़े जो होंगे वो आके फंस जाते हैं उसके अंदर। और इसके अंदर हम लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास सुविधा हो लाइट की, खेत के ऊपर जो हमारा ट्रैप होता है उसमें फंस जाते हैं आके। तो और अगर इससे भी अगर हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है किसान भाइयों, इसके अंदर हम जो रासायनिक दवा का इस्तेमाल करते हैं वो है कि कार्ट्रेप हाइड्रोक्साइड 50% SP फॉर्म में आती है ये, और इसका जो डोज है वो है 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इस पर छिड़काव करते हैं। इसका छिड़काव करने से ये होता है कि ये चीज़ जो हैगी, इसका जो कीड़ा है वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो रोग आते हैं। तो पहला रोग हम लेंगे इसके अंदर, वो हैगा वर्ण अगमारी रोग, जिसे हम लोग बोलते हैं सीड ब्लास्ट। तो ये बीमारी जो होती है पानी की अधिक भराव के कारण ये बीमारी होती है। इस बीमारी पानी के जल स्तर के से 30 सेंटीमीटर ऊपर से दिखती है ये बीमारी जो होती है और इसका रोग के से लोग लगने से पत्तियां भूरे रंग की पड़ जाती हैं और फिर धीरे धीरे पत्तियां पीले रंग की होने लगती हैं, और उसके बाद फिर इस रोग के कारण पेड़ जो है पूरी तरह नष्ट हो जाता है, पूरी तरह सूख जाता है। और इसके हम कंट्रोल की बात करें तो किसान भाइयों, हम इसके अंदर टेबुकोनाजोल 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसके अंदर हम लोग इसका स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे धान के अगले जो रोग हैगा वो हैगा धान में कण्वा रोग जिसे बोलते हैं। ये रोग अच्छी बारिश होने पर ही आता हैगा। शुरुआती के अंदर ये मखमली सी गोली जैसी बन जाती है भूरे कलर की, और ये बालों में चिपकी रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे ये काली पड़ जाती है और पाउडर जैसी हो जाती है। और किसान भाइयों, इससे जो हमारी यील्ड है वो धान की काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोपिकोनाजोल जो हैगा वो हमें 1 ml प्रति लीटर पानी की दर में मिलाकर इसमें छिड़काव करना चाहिए। और इसकी जो हैगा छिड़काव हमें कोशिश करें किसान भाइयों कि फूल जब आता है उससे पहले ही हम इसमें छिड़काव कर दें, उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खेरा, जिला जबलपुर के कृषक लाखन सिंह ने। यह अमरूद के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लाखन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अमरूद की फसल के संबंध में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अमरूद की फसल से आप सभी परिचित हैं। अमरूद के फल स्वादिष्ट, पाचक और सेहत के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इस समय हमें अमरूद के बगीचे में मुख्य रूप से जो फलन में बगीचे हैं उनमें हमें फर्टिलाइजेशन भी करना है, बीड नियंत्रण भी करना है, कीट नियंत्रण भी करना है, बीमारियों पे भी कंट्रोल करना है। तो इस समय हमें किसान भाइयों, अमरूद के बाग से अधिक फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए बाग को खरपतवारों से मुक्त कर पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। जैसे कि वर्षा निकल चुकी है तो इस समय बगीचों में खरपतवार काफ़ी मात्रा में हैं, तो इन्हें हल्की गुड़ाई करके इन खरपतवारों को निकाल दें और खाद की जो शेष मात्रा है उसको हम बगीचे में दे दें। जैसा कि आप जानते हैं कि अमरूद के बगीचे में स्प्लिट में 2 बार हम खाद इसमें देते हैं, पहला जून जुलाई और दूसरा अक्टूबर नवंबर में। तो इस समय बगीचों की अच्छी गुड़ाई करके जो शेष मात्रा है, बची हुई मात्रा है, वो आप अमरूद के बगीचे में इस समय दे सकते हैं। अमरूद के बाग को रोग और कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके अलावा बीमारी इसमें जैसे कि पौधे बगीचा हमारा काफ़ी पुराना हो जाता है, उस स्थिति में बिल्ट नामक बीमारी भी बगीचे के अंदर प्रवेश करती है और धीरे धीरे करके ये पूरे बगीचे को अपनी चपेट में ले लेती है। तो इसे रोकने के लिए जो ग्रसित पौधे हैं उनको आप तुरंत बगीचे से निकाल के नष्ट कर दें और वहाँ पे ट्राइकोडर्मा ब्रीडी इत्यादि का उपयोग करके इसको कुछ समय के लिए आप रोक सकते हैं। जो अमरूद के बगीचे जिनमें फल लगा हुआ है उनमें कहीं कहीं फल मक्खी का काफ़ी प्रकोप देखा गया है, जो कि फलों पे, कच्चे फलों पे और पके फलों पे पंचर करके वहाँ पे एग लेइंग कर देती है और फल जैसे ही पकने की अवस्था में आते हैं उस समय फल सड़ने लगते हैं। तो इस फल मक्खी के प्रकोप को रोकने के लिए हमें फ्रूट फ्लाई ट्रैप आजकल मार्केट में उपलब्ध है, उसका उपयोग करें आप, या रासायनिक दवाइयाँ जो हैं इनमें सोलोमन 1 ml प्रति लीटर पानी के मान से स्प्रे करके भी आप फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु अगर आप फ्रूट फ्लाई टेप का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा प्रभावकारी नियंत्रण आपका होगा और पौधों पे किसी प्रकार के रासायनिक विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी बगीचे में और भी कीट जैसे कि इंदरबेला, ये कीट भी छिलके को खा के, बार्क को खा के काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह कीड़ा क्या है, डेड टिश्यू में छिद्र बनाकर और रात के समय पौधे को काफ़ी क्षति पहुंचाता है और छिलके को खाकर उसके बीट के अंदर चलता है और सूर्योदय होते ही ये अपने निवास में, छिद्र में वापस चला जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जला हुआ मोबिल ऑयल छिद्रों में भर दें या नोवान इंजेक्शन के माध्यम से आप इन छेदों में भर दें और इन छिद्रों को रोई या गीली मिट्टी से बंद कर दें, जिससे ये कीड़ा अंदर ही मर जाएगा और हमारे पौधे इससे सुरक्षित हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, भरपूर फसल लेने के लिए बगीचे से आप इन तमाम कृषि क्रियाओं को करके अच्छा प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जतार, जिला दमोह के कृषक महेंद्र शर्मा ने। आप पशुओं में अड़ैया बुखार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों नमस्कार। इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव जारी है
तो ऐसे बदलते हुए मौसम में हमारे पशु जो है अक्सर एक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, जिसे हम अड़हिया बुखार कहते हैं। ये दरअसल एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बीमारी है। 3 डेज सिकनेस, यह रोग मुख्यतया गायों भैंसों में बरसात के मौसम में होता है, लेकिन अब बदलते मौसम में भी इसका प्रकोप देखा जा सकता है। पशु विशेषज्ञों की भाषा में इसे 3 डेज सिकनेस या बोवाइन इफिमेरल फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग बड़े मच्छर डांस के काटने से फैलता है। इस रोग की चपेट में आने वाले पशु का तापमान सामान्य से बढ़ जाता है। पशु को श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। कई अधिकांश पशु खांसने भी लगते हैं। दुधारू पशु का दूध उत्पादन एकदम से गिर जाता है। 4 पैरों में से किसी एक पैर से पशु लड़खड़ाने लगता है। आमतौर पर इस रोग का प्रकोप पशु के शरीर में 2.5 से 3 दिन तक रहता है। इसलिए इस रोग को पशुपालक अड़हिया या फिर 3 दिन का बुखार के नाम से भी जानते हैं। और सर्दी जुकाम के लक्षण जो है उसको दिखते हैं, नाक से पानी गिरता है, पशु को कंपन भी होता है और पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है। तो इसे ही अड़हिया बुखार कहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपका पशु किसी वजह से इस बीमारी के चपेट में आ जाता है तो आपको कुछ दवाएं हैं जो कि आपको देना पड़ेगा। पशु को जो है दर्द निवारक दवाएं और बुखार निवारक दवाएं जो है देना पड़ेगा। कई बार पशुपालक भाई ध्यान नहीं देते हैं, तो यही अड़हिया बुखार जो है आगे चल के निमोनिया का भी रूप धारण कर लेता है, जिससे कि पशु को सांस लेने में भी समस्या होने लगती है। अगर समय रहते पशु का उपचार नहीं किया जाए तो इस रोग की वजह से पशु की मौत भी हो सकती है। अक्सर बारिश के समय या उसके बाद डांस नाम के मच्छर पैदा हो जाते हैं, जो पशुओं को काटकर बीमार कर देते हैं। इन्हीं मच्छरों द्वारा अन्य पशुओं के काटने से यह रोग निरंतर फैलता रहता है। गर्भित पशु इस बीमारी की चपेट में आने से बैठने लगते हैं और उन्हें खड़े होने में दिक्कत होती है। ऐसे में रोग से बचाव के लिए लक्षण पता चलते ही पशुपालकों को तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। पीड़ित पशुओं को गुनगुना पानी देना चाहिए। पशुओं को बुखार व दर्द कम करने वाली दवा के साथ साथ भूख बढ़ाने वाली दवा भी देनी होगी। लगातार इन दवाओं को देने से पशु 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। आप किसी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। तो समय रहते अगर हम लोग उपचार कराते हैं तो ये बहुत बड़ा कोई समस्या नहीं है। ये आपको सिर्फ शुरुआती लक्षण में आप सिर्फ बुखार नाशक दवाएं, जिसमें कि पैरासीटामोल और मेलोक्सिकेम ग्रुप की दवाएं जो है हम लोग पशु को चला सकते हैं शरीर के भार के हिसाब से। और इसके बाद अगर 2-3 दिन में 2.5 दिन में अगर ये बीमारी ठीक नहीं होती है, तब ये माना जा सकता है कि पशु को बैक्टीरिया का भी संक्रमण हो गया है। तो ऐसे परिस्थिति में पशु चिकित्सक की देखरेख में एंटीबायोटिक की दवाएं, जिसमें पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं, इंडोफ्लोक्सासिन ग्रुप की दवाएं जो है काफ़ी अच्छी कार्यरत होती है। इसमें जो है 3rd जनरेशन सेफालोस्पुरिन ग्रुप की दवा, जिसमें आपको काम करता है। और थोड़ी बहुत जो है सावधानी आप बरतें इस मौसम में। इन सभी बातों का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा शाम को ज़्यादा समय अंधेरा तक जो है पशु को चरने के लिए नहीं छोड़ें, ज़्यादा सुबह में पशु को चरने के लिए नहीं निकालें। अगर आप इन सभी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपका पशु जो है अड़हिया बुखार से मुक्त रहेगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।